हे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी विद जतिन यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो पे हमने बात करी थी आपके ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, बट उसमें एवोल्यूशन इन कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी यानी कि ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन एक हायर लेवल पे कैसे हुआ, उसकी जो थ्योरीज थी वो हमने उस पर कंप्लीट नहीं कर पाए थे क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं और कंसंट्रेशन बनाना टफ हो जाता है। बट इसमें हम कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हुआ क्योंकि 4 थ्योरीज हैं आपकी एवोल्यूशन की इम्पोर्टेंट, जो आपके बीएससी में भी आ सकती हैं, आपके नीट किसी में भी आ सकती हैं, बट ये आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ओरिएंटेड ज़्यादा है। ठीक है, तो पहली थ्योरी आती है लेमार्क की थ्योरी। लेमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर टोल्ड बाय 1809 फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जीन बेपिट से लेमार्क इन हिज बुक फिलोसफी जूलॉजी। तो इन्होंने अपनी इस बुक पे अपनी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसके बारे में बताया गया था। यानी कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म में आते हैं चेंजेस में, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं उन चेंजेस को। ठीक है, तो इन्होंने इसके लिए 4 प्रिंसिपल्स दिए थे। कितने? 4 प्रिंसिपल दिए थे इंपॉर्टेंट अपनी थ्योरी के लिए। इनकी थ्योरी को हम इसी प्रिंसिपल से समझेंगे। पहला प्रिंसिपल था इंटरनल वाइटल फोर्स, यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर एक फोर्स होता है जो उन्हें हमेशा मोटिवेट करता है चेंज करने के लिए खुद को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर एक टेंडेंसी होती है टू चेंज देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। ये होता है पहला इंटरनल वाइटल फोर्स। दूसरा आता है इन्वायरमेंट एंड न्यू नीड्स, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन्वायरमेंट और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी में चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ठंडी जगह है तो वो कुछ टाइम तक वहाँ रह के लॉन्ग हेयर्स ला सकते हैं, गर्म जगह में अपने हेयर्स को शॉर्ट कर सकते हैं। ऐसा लेमार्क कहते थे। उनके अंदर ऐसा एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर कि उन्होंने ऐसा किया होगा पास्ट में। जैसे पोलर बियर था, पोलर बियर का वाइट फर, लेदरी फर उसका इसलिए था क्योंकि वो ठंडी जगह में रहता था। और जिराफ जो था, लेमार्क ने ऐसे एग्जाम्पल दिए थे कि जो जिराफ था, जिराफ के लिए ज़मीन में घास खत्म हो गई थी, बस पेड़ों पे घास बची थी, तो उसने घास को खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर को उठाया और जनरेशन टू जनरेशन उसकी गर्दन लंबी होती गई और वही कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहे। ठीक है, तो ये था इन्वायरमेंट और नीड्स के अकॉर्डिंग, यानी कि नीड है ना। और लेमार्क के अकॉर्डिंग ये था कि ह्यूमन की पहले टेल हुआ करती थी, बट ह्यूमन ने टेल का यूज़ नहीं किया, तो जो टेल थी वो ह्यूमन की धीमे धीमे करके एक्सटेंट हो गई। तो उनका अकॉर्डिंग, उनके कहने का मतलब ये था कि यूज़ और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स अपने ऑर्गन्स को ग्रो कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। यूज़ और डिसयूज़, ये वही चीज़ है यूज़ और डिसयूज़ जो मैं बता रहा था आपको, कि जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमन टेल के बारे में, जो हमारे एंसेस्टर्स थे होमोसेपियंस और बाकी के जितनी भी वो थी स्पीसीज़, उन्होंने भी टेल का यूज़ नहीं किया तो टेल एक्सटेंट हो गई। तो यूज़ और डिसयूज़ इन्होंने यही बोला था। चौथा बोला था इन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जो कैरेक्टर आते हैं ऑर्गेनिज्म में, जैसे जिराफ की लंबी गर्दन, तो वही कैरेक्टर उसके बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उसका बच्चा छोटी गर्दन का पैदा नहीं होगा। तो एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। लेमार्क ये कहना चाहते थे कि अगर आप एक जिम जाते हैं, आप जिम जाके बॉडी बनाते हैं और आपकी बॉडी बन जाती है, बट जो आपके बच्चे होंगे वो भी एक अच्छी फिज़ीक के साथ ही पैदा होंगे अकॉर्डिंग टू लेमार्क, बट ऐसा होता तो नहीं है। ठीक है, तो इसी के लिए वाइसमैन आए। लेजेंड की एंट्री होती है वाइसमैन की। वाइसमैन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो एक चूहा लेते हैं और उस चूहे को पकड़ के उसकी पूंछ को काट देते हैं और अगली 22 जनरेशन तक एक चूहे की पीढ़ी हुई पूंछों को काटते रहते हैं। बट जो 23rd जनरेशन में चूहा पैदा होता है वो पूंछ के साथ ही पैदा होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सडन चेंज आता है तो या वो इन्वायरमेंट के थ्रू हो, यूज़ और डिसयूज़ के बेस्ड पे हो, वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन पे ट्रांसफ़र नहीं होगा।
ठीक है, तो यही है, इसको डिबंक करते हैं अगस्त वाइसमैन की जो इनहेरिटेंस कैरेक्टर होते हैं, इनहेरिट कैरेक्टर जो होते हैं वो इनहेरिट नहीं होते हैं, न्यू डेवलप कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इस माउस के एक्सपेरिमेंट से। यानी कि अगर एक सिंपल एग्जांपल हम वही जिम वाला लेते हैं, अगर आप बॉडी बनाते हैं, अच्छी फिजिक बनाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपके बच्चे की फिजिक्स भी उतनी ही अच्छी बने, क्योंकि वो एक नॉर्मल फिजिक नॉर्मल इंसान जैसा ही पैदा होगा। ठीक है, तो ये थी अगस्त वाइसमैन का एक्सपेरिमेंट और लेमार्किज्म। तो लेमार्किज्म का यही था कि भैया यूज़ और डिसयूज़ से ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन चेंज नहीं होते हैं, और वो चेंज ऑर्गन नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, इसकी लिमिटेशन थी। अब बात करते हैं डार्विन की। डार्विन की थ्योरी जो थी ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर थ्योरी थी और सबसे ज़्यादा स्टडी की जाने वाली भी थ्योरी यही थी। चार्ल्स डार्विन बचपन में बहुत क्यूरियस थे साइंस से रिलेटेड, तो वो अपना एक शिप होता है, अपने शिप से, जिसका नाम बीगल होता है, उस बीगल शिप से घूमने निकल जाते हैं गैलपगेंसो आइलैंड पे। गैलपगेंसो ढेर सारे आइलैंड का एक ग्रुप होता है, और जब वो उस आइलैंड पे जाते हैं तो वहाँ एक चिड़िया देखते हैं जिसका नाम होता है फिंचेस। तो वो फिंचेस को देखते हैं कि एक आइलैंड में फिंचेस अलग हैं, दूसरे आइलैंड में अलग है, तीसरे में अलग है, और वो देखते हैं कि हर आइलैंड में इनका स्ट्रक्चरल चेंज है, जैसे इनकी बीक, इनकी चोंच जो है, जैसे आप इसमें देख सकते हो इनकी चोंच में डिफरेंस है। इसकी चोंच बहुत वाइड है, मोटी है, ठीक है, मोटी है और स्ट्रॉन्ग है। इसकी चोंच बहुत छोटी है, इसकी चोंच नुकीली है, और इसकी चोंच ऐसी है। तो इनका कहना था कि जो जिनकी चोंच नुकीली और लंबी है वो पेड़ों से कीड़े खाते थे, इसलिए इनकी जो चोंच थी वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती गई। जिनकी जिनकी चोंच मोटी और बड़ी है वो पेड़ में गड्ढा बना के रहते थे, बोरो बना के रहते थे, तो उनकी ऐसी हो गई। तो उन्होंने ये सब चेंजेस देखे, उसके बेस पे उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, तो डार्विन की जो थ्योरी कहती है वो नेचुरल सिलेक्शन की बात करती है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि नेचर के अकॉर्डिंग फिट बैठता है, नेचर उसे सपोर्ट करती है, और उसकी जनरेशन टू जनरेशन वो आगे बढ़ता रहता है। तो इन्होंने बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज़ में बाद में जब ये सब ऑब्जर्वेशन करके आए, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज़। इस बुक पे उन्होंने 5 प्रिंसिपल दिए थे अपनी थ्योरी के लिए। ओवर प्रोडक्शन, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कॉपीज़ बना सके और उसका सर्वाइवल हो सके। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, एक ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, तो उसकी स्पीसीज़ नहीं बनेंगी ज़्यादा और वो वहीं पर एक्सटिंक्ट हो जाएगा। बट कोई ऑर्गेनिज्म ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करता है तो उसकी आने वाली जनरेशन भी ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगी और वो ऑर्गेनिज्म बच जाएगा, एक्सटिंक्ट नहीं होगा। तो इनका पहला प्रिंसिपल यही था कि ओवर प्रोडक्शन। दूसरा था स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर स्ट्रगल होता है जीवित रहने के लिए। वो इंट्रा स्पीसीज़ भी हो सकता है, इंटर स्पीसीज़ भी हो सकता है, और इन्वायरमेंटल भी हो सकता है। इंट्रा स्पीसीज़ मतलब एक ही स्पीसीज़ के अंदर होने वाला स्ट्रगल, यानी कि 2 ऑर्गेनिज्म हैं, 2 चिड़ियाएँ हैं, 2 चिड़ियाओं को एक खाना खाना है, तो दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, या वो लड़ेंगे या वो कुछ और तरीके से। एक जने को खाना खाना है क्योंकि खाना कम है, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो सर्वाइव कर जाएगा, जो कमज़ोर होगा वो मर जाएगा। इंटर स्पीसीज़ यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ में एक सांप है और एक दूसरा जानवर है, उन दोनों के पास एक कॉमन फूड है, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो उसको खाएगा, जो वीक होगा वो मर जाएगा भूखा। और इन्वायरमेंट से भी, अगर हम जाएंगे कि कोई जैसे कि ठंडी जगह में चले जाते हैं, जिस जिस ऑर्गेनिज्म के लॉन्ग फैदर होगा, बड़ा फैदर होगा, मोटा फैदर होगा, वो उसको ठंड से बचा लेगा। बट कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके शरीर पे बाल ही नहीं है, तो वो मर जाएगा, वो रिप्रोड्यूस भी नहीं करेगा, तो उसका स्पीसीज़ वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, और एक लॉन्ग फैदर वाला मोटा चर्बी वाला जानवर वहाँ पर सर्वाइव कर जाएगा। तो ये आते हैं स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस के अंदर। फिर आता है वेरिएशन, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर चेंजेस आते हैं, वेरिएशन यानी कि बदलाव आते हैं उसके साथ। ये बदलाव उसके फेवर में भी हो सकते हैं, ये बदलाव उसके बिना फेवर में भी हो सकते हैं। फिर आता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये वही है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फिट होता है वो सर्वाइव करता है, जो फिट नहीं होता वो एक्सटेंड कर जाता है या मर जाता है।
नेचुरल सिलेक्शन, नेचर उन ऑर्गेनिज्म को ही सपोर्ट करती है जो कि इन्वायरमेंट के लिए फिट होते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मोस्टली सेम ही चीज़ें हैं, ठीक। अब बात करते हैं लिमिटेशन की। भाई डार्विन ने जब इतना कॉन्सेप्ट बता दिया था तो लिमिटेशन की थी। लिमिटेशन ये थी, और डार्विन ने ये भी बताया था कि जो वेरिएशन होते हैं, जो भी फेवरेबल नॉन फेवरेबल वेरिएशन होते हैं, वो अपनी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। इनमें जनरेशनल ट्रांसफ़र होता है, सॉरी, जनरेशनल ट्रांसफ़र होता है, ठीक है मेरे भाई, जो वेरिएशंस होते हैं। अब बात करें लिमिटेशन की, डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों डेवलप होते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, बट वो एक्सटेंड कर जाते हैं क्योंकि उनका यूज़ नहीं होता है। जैसे कि हमारे हमारे अंदर भी टेल, बोन टेल होती है, टेल बोन होती है, वो क्यों है, और हमारे आइज़ के बाहर से छोटा सा आईलिड होता है, वो क्यों होता है। तो ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इसके बारे में डार्विन नहीं बता पाए थे। पहली लिमिटेशन। ये नहीं बता पाए थे कि क्या क्यों होता है इनहेरिटेंस, यानी कि वेरिएशन जो होता है वो क्यों होता है, और वो नेक्स्ट जनरेशन पर ट्रांसफ़र क्यों होता है, ये चीज़ नहीं बता पाए थे। फिर ये बताते हैं, डार्विन ने जो क्रिटिसिज्म था सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए था, उनका ये मानना था कि एक फ़ीमेल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मेल ऑर्गेनिज्म के लिए मीटिंग के लिए उसको फीमेल ऑर्गेनिज्म ही मेल ऑर्गेनिज्म के पास मीटिंग के लिए जाती है, ना कि ये अपोजिट होता है, वाइस वर्सा नहीं होता है, यानी कि मेल ऑर्गेनिज्म फीमेल ऑर्गेनिज्म के पास नहीं जाता है। उनके अकॉर्डिंग ये था जिसके लिए उनको क्रिटिसिज्म मिला। वो ये नहीं बता पाए थे कि क्यों ऐसे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी नहीं है, बट उसके बाद भी नेसेसरी ना होने के बाद भी वो ऑर्गन एक्सटेंड नहीं करते हैं और वो जानवर सर्वाइव करता है। जैसे कि टस्क ऑफ एलिफेंट, यानी कि हाथी के दांत। हाथी को इतने बड़े दांतों का कोई ज़रूरत नहीं होता है, फिर भी वो दांत उसके अंदर मौजूद होते हैं और वो दांत ना ही एक्सटेंड करते हैं। सेम चीज़ डियर में भी आती है। डियर के पास जो सींग होते हैं वो किसी फंक्शनल नहीं होते, किसी काम के नहीं होते हैं, बट वो उसकी बॉडी में रहते हैं और एक्सटेंड भी नहीं होते हैं। तो इसका एग्जांपल नहीं दे पाए थे कि ओवर स्पेशलाइजेशन क्यों होता है ऑर्गेनिजम्स में। अराइवल ऑफ द फिटेस्ट को भी डार्विन की थ्योरी नहीं समझा पाई थी। और लैक ऑफ हेरिडिटी, यानी कि जेनेटिक्स की नॉलेज बिल्कुल नहीं थी इसमें, कि भाई क्यों आते हैं चेंजेस, वेरिएशन क्यों आता है ऑर्गेनिज्म में, ये डार्विन नहीं बताया। बस उन्होंने ये बताया कि भाई वेरिएशन आता है, बट क्यों आता है, कैसे आता है, ये नहीं बता पाए। अगला, डार्विन अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाई इन ए पॉपुलेशन ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल डेवलप यूजफुल वेरिएशन, अदर हैव हार्मफुल वेरिएशन। डार्विन ये नहीं बता पाया कि किसी एक स्पेशल पॉपुलेशन में कुछ ही ऑर्गेनिज्म के पास फेवरेबल चेंजेस क्यों होते हैं फेवरेबल, और कुछ ऑर्गेनिज्म के बाद अनफेवरेबल चेंजेस क्यों आते हैं, इसका भी जवाब नहीं दे पाए थे, ठीक है। फिर आते हैं ह्यूगो डी व्रीज। भैया इन्होंने दी थी सबसे मेन थ्योरीज एवोल्यूशन की डार्विन के बाद, क्योंकि डार्विन ने काफ़ी कंसेप्ट क्लियर किया था। डार्विन ने ये बता दिया था कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गन यूज़ और डिसयूज़ से ग्रो नहीं होता है, ठीक है। इन्होंने ये बताया था कि ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन आते हैं, वो वेरिएशन इनहेरिट होते हैं जेनेटिकली दूसरी स्पीसीज़ में, जो कि लैमार्क को कुछ और कहते थे। लैमार्क कहते थे यूज़ और डिसयूज़ के बेस पे, इन्वायरमेंट के बेस पे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, ऑर्गन चेंज होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा डार्विन ने बताया। फिर आते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ह्यूगो डी व्रीज ने दी थी। इन्होंने कहा था, बहुत समय तक लोग डार्विन की थ्योरी को ही बिलीव करते थे और मानते थे कि एवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, यानी कि लगातार होने वाला प्रोसेस है एवोल्यूशन। बट इन इवनिंग प्रिमरोज, ये एक फ्लावर होता है, तो ह्यूगो डीवरीज ने इवनिंग प्रिमरोज फ्लावर में देखा कि कुछ चेंजेस ऐसे आए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो पूरे अलग तरीके के थे, ठीक है, यानी कि पूरे डिफरेंट थे। यानी कि अगर एक पेरेंट ऐसा है, छोटा है, तो जो फ्लावर उसका हुआ था वो बहुत बड़ा हो गया था,
या उसका कलर डिफरेंट हो गया था। तो ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने बोला इसके पीछे रीज़न था म्यूटेशन। ह्यूगो डिवरीज ने बोला इसके पीछे था म्यूटेशन। अब उन्होंने बताए थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक म्यूटेशन के। म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंज होता है। म्यूटेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में होने वाला सडन चेंज है। किसी भी जेनेटिक मटेरियल में जब सडन चेंज होता है तो उससे स्पीसीज़ में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे म्यूटेशन कहा जाता है। तो ये सडन चेंज होता है। इनहेरिटेबल, यानी कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकता है, इनहेरिटेबल होता है। इन्होंने बोला था कि ये डिसकॉन्टीन्यूस होता है, कि एवोल्यूशन जो होता है वो डिसकॉन्टीन्यूस होता है। एवोल्यूशन एक कांस्टेंट प्रोसेस नहीं होती है, कॉन्टिन्यू नहीं होता है। एवोल्यूशन रुकता है, होता है, रुकता है, होता है। डायरेक्शनलेस, इन्होंने बोला था कि एवोल्यूशन एक डायरेक्शन के बेस पे नहीं होता है, एवोल्यूशन एक डायरेक्शनल लेस प्रोसेस है। स्पेशलाइजेशन कहता है कि म्यूटेशन के द्वारा किसी ऑर्गेनिज्म में ऐसा चेंज आ सकता है जो कि एक नई स्पीसीज़ बना सकता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्टेशन, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म में इतना बड़ा चेंज आ जाना कि एक नई स्पीसीज़ बन गई। जैसे कि एक मटर का पौधा है, उसमें एक ऐसा म्यूटेशन आया जिससे कि वो चना बन गया या मूंगफली बन गया। इनका मानना था ऐसा हो सकता है, ऐसे इन्होंने सॉल्टेशन बोला। लिमिटेशन, रॉन्ग प्लांट चॉइस, ही स्टडी इन इविंग प्रिज्मोस विच शो यूनिक क्रोमोसोमल एरर्स रेदर देन नॉर्मल एवरीडे जीन म्यूटेशन। जो इन्होंने प्लांट पे स्टडी करी थी, जो प्रिमरोज था, वो एक यूनिक टाइप के क्रोमोसोम एरर दिखाता है। ठीक है, यानी कि उसके क्रोमोसोम में बहुत ज़्यादा एरर होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि क्रोमोसोम में एरर होने की एक नॉर्मल प्लांट से। तो इसलिए वो रोज़ भी म्यूटेशन दिखा सकता है, रोज़ नई नई स्पीसीज बना सकता है। ठीक है। टू मच फोकस ऑन ह्यूज जंप, इन्होंने बिलीव किया था कि जो न्यू स्पीसीज होती है वो डायरेक्ट बहुत बड़े जंप से बन सकती है, जिसे इन्होंने सॉल्टेशन बोला था। मैंने आप पता बताया ना कि जैसे एक चना है, चने से डायरेक्ट मूंगफली बन गया, बट ऐसा होता नहीं है। एक इतना डायरेक्ट, इतना बड़ा म्यूटेशन नहीं होता है। इन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर करा था स्लो और ग्रेजुअल चेंजेस को, धीमे धीमे होने वाले परिवर्तनों को पूरा इन्होंने नहीं माना था, बिल्कुल नहीं माना था। It can't explain adaptation. He couldn't explain how totally random mutation could precisely design perfect survival tool like a polar bear wear white fur और a leaf instinct camouflage। ये नहीं बता पाए थे कि क्यों म्यूटेशन, एक रैंडम म्यूटेशन एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव कराने के लिए फेवरेबल होता है हर टाइम। जैसे कि एक पोलर बियर का वाइट फर क्यों होता है, ताकि वो कैसे अपने को बचा सके। तो ये म्यूटेशन पोलर बियर में जो हुआ, बियर में, वो ऐसा ही क्यों हुआ कि वो एक ठंडी जगह में सर्वाइव कर सके, है ना। या एक सफ़ेद पेड़ में रहने वाली एक तितली में वाइट कलर का ही म्यूटेशन क्यों हुआ कि वो सर्वाइव कर सके। तो इसके बारे में ये नहीं बता पाए। फिर आती है बच्चों लास्ट और सबसे ज़्यादा एडवांस थ्योरी, सिंथेटिक थ्योरी। सिंथेटिक थ्योरी को न्यू डार्विनिज्म थ्योरी भी कहा जाता है। और ये जो थ्योरी होती है ये बोलती है एवोल्यूशन सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं होता है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन ओवर टाइम, चेंज ऑफ अ एलील, एलील है यहाँ पर, एलील ऑफ अ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो सिंथेटिक थ्योरी वो होती है जिसमें कि किसी एक पॉपुलेशन, एक जनसंख्या में एलील, आप समझते होंगे, एक जो जीन होता है, उस जीन में डिफरेंट वेरिएशन होते हैं उस जीन के। तो उन वेरिएशन में होने वाले चेंज को एक ओवर टाइम में हम सिंथेटिक थ्योरी कहते हैं। इसे सिंथेटिक थ्योरी कहा जाता है क्योंकि ये वर्क करती है सेवरल डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस की, जो कि पहले अलग अलग काम करती थी साइंस की ब्रांचें, उन सभी को एक साथ लेकर। जैसे जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, हम सब की बात करते हैं। साइटोलॉजी में हम सेल्स की, क्रोमोसोम स्टडी की। पैलियोंटोलॉजी में हम बात करते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स की, डीप टाइम की। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना। सिस्टमेटिक्स में हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज़ की। ठीक है। इन्होंने 5 पिलर बनाए थे सिंथेटिक थ्योरी के। जेनेटिक वेरिएशन, इनके अनुसार जो किसी भी जेनेटिक वेरिएशन होता है म्यूटेशन के थ्रू, ये म्यूटेशन को सपोर्ट करते थे, तो म्यूटेशन के थ्रू जेनेटिक वेरिएशन आता है। नेचुरल सिलेक्शन, इनका यह मानना था कि जो भी जेनेटिक वेरिएशन होता था वो नेचुरली, वो डार्विन वाला ही थ्योरी था, क्योंकि भाई एडवांस थ्योरी थी ना। तो ये बताती थी कि जो भी जेनेटिक म्यूटेशन आता था, वो जेनेटिक म्यूटेशन भी तभी सर्वाइव करता था जब वो नेचर के अकॉर्डिंग फिट बैठे। जैसे कि एक भालू है, भालू के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन आया, अब वो भालू रहता है भाई बर्फीली जगह में, बट उसमें एक ऐसा जेनेटिक म्यूटेशन आया कि उसके बाल छोटे हो गए। और एक और भालू में जेनेटिक म्यूटेशन आया, उसमें बड़े बाल हुए।
ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बट जो छोटे बाल वाला था भालू वो मर जाएगा भाई, ठंड है। और जो बड़े बाल वाला भालू है वो सर्वाइव कर गया। तो दूर से देखने में हमें ऐसा लगा कि एक भालू से जेनेटिक म्यूटेशन ऐसा हुआ कि वो सीधे लंबे बालों वाला हुआ, बट ऐसा हुआ नहीं। जैसे कि आपको मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ, देखो ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है। ये एक भालू है, इस भालू की स्पीसीज़ में ओवर टाइम हज़ारों सालों में 5-6 टाइप के म्यूटेशन हुए। एक हुआ बड़े बाल वाला, बिग हेयर, एक हुआ छोटे बालों वाला, एक हुआ बिना बाल वाला, और एक हुआ भूरा। तो जो भूरा था वो वाइट में कैमोफ्लाज नहीं कर पाया, वो इसलिए एक्सटेंट हो गया। बिना बाल वाला ठंड से मर गया, छोटे बाल वाला भी ठंड से मर गया। जो बिग हेयर वाला और वाइट पोलर बियर था वो बर्फ़ में सर्वाइव कर गया, क्योंकि वो कैमोफ्लाज भी कर सकता है, बड़े बाल भी हैं, और एक अच्छा सर्वाइवल कर सकता है। बट दूर से देखने में ऐसा लगता है कि इस इसने अपने को खुद चेंज किया है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठंडे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बट ये एक रैंडम चीज़ हुई है, ठीक है। इतने म्यूटेशन बेकार हुए हैं, उसके बाद एक स्पीसीज सक्सेस हुई है। इस तरीके से समझें। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है? जेनेटिक ड्रिफ्ट ये होती है जब किसी दो ऑर्गेनिज्म जैसे कि मान लेता हूँ मैं, ये है रेड बीटल, ये है ग्रीन बीटल। अब ये एक ही जगह में रहते हैं। अब ये पेड़ है, ये पेड़ गिर जाता है रेड बीटल्स के ऊपर और ग्रीन बीटल सर्वाइव कर जाते हैं। अब रेड बीटल सारे ख़त्म हो गए तो रेड बीटल तो आएंगे नहीं, तो ग्रीन बीटल की आबादी बढ़ गई। इसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जब किसी विशेष कंडीशन में, जैसे कि दो रैबिट्स हैं, उन दो रैबिट्स के बीच में किसी कारण से अर्थक्वेक से एक दरार आ गई। अब एक रैबिट अलग जोग्राफिकल रीजन की ओर गया, एक रैबिट अलग जोग्राफिकल रीजन की ओर गया। दोनों ने डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन में रिप्रोड्यूस किया, डिफरेंट फूड खाया, तो करोड़ों सालों में इनकी स्पीसीज़ धीमे 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 करके डिफरेंट हो जाएगी। समझे? इसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। हेरिडिटी आप समझते होंगे कि जेनेटिक ट्रांसफ़र या कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र, इसे हेरिडिटी कहा जाता है। और ये थ्योरी को हार्डी वेनबर्ग ने भी सपोर्ट करा था, और उनका मानना था कि हम एवोल्यूशन को, डायरेक्शन को और स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन अ फार्मूला। इस फार्मूला को भी लिख सकते हो अपने एग्जामिनेशन में, p² + 2pq + q² = 1। लिखा ना भाई, बहुत तगड़ी चीज़ है। p और q जो होता है यहाँ पर क्या दिखाता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट एलील, गाइस वीडियो लॉन्ग हो गया थोड़ा सा, सॉरी। मैंने ट्राई किया था छोटा बनाने का, बट एक्सप्लेनेशन में पूरा डीप में जाता हूँ, अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए इतना टाइम लग गया। और यही सारी थ्योरीज़ थी आपकी एवोल्यूशन की। आई होप आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। अगर मेरे को कहीं पर अपना एक्सप्लेनेशन इंप्रूव करना है तो मुझे बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।